जैसा कि आप जानते हैं, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी तक आपने जाना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन डिफरेंट है, कैसे होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल। उसके बाद हमने जाना कि इंसानों के अंदर 2 किडनी होती हैं और एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। 2 की मिला दो तो 20 लाख हो गई। ये नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाए जाने वाली नेचुरल छलनी है, स्टेनर्स। इन स्टेनर्स को जाम कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, चोक हो जाएगी किडनी। नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर भी देखा। अब ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। नेफ्रॉन में ऐसी क्या खास बात है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। एक नेफ्रॉन को ही हम स्टडी कर लें, सारी नेफ्रॉन स्टडी हो गई। कुछ नेफ्रॉन छोटी और कुछ नेफ्रॉन बड़ी। जिनका हेनले लूप लंबा होगा वो नेफ्रॉन बड़ी होंगी, जिनका हेनले लूप छोटा होगा वो नेफ्रॉन छोटी होगी। जिनका हेनले लूप लंबा होगा वो लूप कहां तक पहुंच रहा होगा, कैन यू टेल मी? वो मेडिला तक पहुंच रहा होगा। तो उनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कह रहे होंगे। एम आई राइट? जिनका हेनले लूप छोटा होगा वो कॉर्टेक्स तक सीमित होंगी, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह रहे होंगे। ये बातें थोड़ी टिपिकल सी है, तो टिपिकल नेम समझ से थोड़े परे होगा। अब आपके सारे शरीर का ब्लड किडनी के पास पहुंचा। किडनी बहन हमें प्योर कर दो, हमारे अंदर से टॉक्सिक जहरीले पदार्थ निकाल दो। किडनी ने एंट्री दे दी। आइए, हाइलम में से घुस के पेल्विस में से होते हुए कॉर्टेक्स में पहुंच के जहां ढेर सारे गोल गोल सॉसेज से कप शेप बोमन्स कैप्सूल थे, उनके दरवाजे पे ब्लड पहुंच गया। आप कनेक्ट हो पा रहे हैं ना मेरी इस बायो की स्टोरी से? यस सर। देखो बेटे, बायोलॉजी का टीचर हूं, बायो की कहानियां सुनाता हूं। कहानी की फॉर्म में आज आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब वो वुमेन्स कैप्सूल के पास ब्लड पहुंचा, वहां पे एक बड़ी चौड़ी सी गुफा थी जिसमें उसे एंट्री करना था। क्या नाम है उस गुफा का जिसमें वो ब्लड एंट्री करेगा? कौन सा आर्टेरियोल? कोई भी बालक? एफरेंट। सर जबरदस्त जवाब, जबरदस्त जवाब, मजा आ गया। इस कहानी को सुनते समय मुझे अपनी नानी दादी बुआ फूफी ना समझें। ये मैं वो कहानी नहीं सुना रहा। आप कनेक्ट होइए अपने अंदर की किडनी से, घुस जाओ अपने अंदर, अपने अंदर फील करो जो मैं बता रहा हूं। सपोज आप ही ब्लड हो, आप वहां पहुंच गए, एफरेंट आर्टेरियोल में एंट्री करी। जैसे ही वहां एंट्री करी, छोटी छोटी कई सारी गुफाएं जिनमें से गुजरना था। क्या आप बता सकते हैं वो कितनी होंगी नलियां? आर्टेरियोल जब अंदर गया, कितनी कैपिलरी होती है वहां? 50 सर। वेरी गुड, 50 छोटी छोटी गलियां। अब ब्लड को उनमें से गुजरना है।
और फिर गुजरने के बाद एक दूर पतली सी गुफा है, वहां से बाहर चले जाना है वापस अपनी दुनिया में। उसे पवित्र होने के लिए, प्योर होने के लिए वो 50 जो नदियां थी वहीं हो सकते थे, नलियां थी वहीं हो सकते थे। वो पतली गुफा जिससे वापस अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, उसका नाम बताएंगे आप? सर इफ्रेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अभी वापस नहीं जा रहा, अब वो वहां पवित्र होने आना है। जैसे कोई साधु केदारनाथ बद्रीनाथ पे पवित्र होने पहुंच जाए और वापस अपने घर आ जाए, आपका ब्लड, किडनी उसका वो तीर्थ स्थान है। उन 50 नलियों में 50 कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस होती हैं। वो उनकी जो लेयर है उसका नाम है एंडोथीसियम। क्या नाम है उस लेयर का? एंडोथीसियम। उस एंडो फिल्टर होना शुरू होता है और नीचे बुमन्स कैप्सूल आ जाएगा। जब उस कैपिलरी में से छन के बाहर गिरा तो बुमन्स कैप्सूल, और बुमन्स कैप्सूल की जो लेयर है उसका नाम क्या है? एपिथीलियम। एंडोथीसियम में से, एपिथीलियम में से होता हुआ ब्लड नीचे आएगा। एंडोथीसियम और एपिथीलियम के बीच में एक पतला सा गैप होता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एंडोथीसियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहां डायलिसिस हो रही है, यानी पवित्र किया जा रहा है ब्लड को। ब्लड छन गया, ब्लड छन के नीचे गिर रहा है। ब्लड में से सिर्फ गंदगी गिर रही है, उसके पाप निकल रहे हैं, धुल रहे हैं। प्योर ब्लड तो ई फ्रंट के थ्रू फिर वापस जा रहा है, उसे वापस जाने दो। अभी देखो क्या ट्विस्ट आएगा। वो जो नीचे आ रहा है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। बड़ी तेजी से फिल्टर किया जा रहा है। 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर होता है। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। पूरा अगर हम एक दिन का निकालेंगे तो वो कितना होगा? अगर 125 को इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर ले लगे तो आराम से निकाल लोगे उस फिल्ट्रेट का काउंटिंग। ठीक है, लेकिन 125 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना आप कि कितना, एक दिन में कितने घंटे, कितना मिनट, कितना सेकंड, लगभग 180 लीटर पर डे। जो ब्लड वहां से गया उसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट नीचे आया। कुछ ज्यादा ही पवित्र कर दिया। गंदगी जो निकाली गई वो यूरिया था, वो अमोनिया था, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे। कभी कभी सफाई करते समय कुछ अच्छी चीजें भी चली जाती हैं, अमीनो एसिड चले जाते हैं, ग्लूकोज चला जाता है, ज्यादा पानी भी चला जाता है, नमक का हिस्सा चला जाता है, पोटेशियम चला जाता है, ये भी फिल्ट्रेट में आ गए उस 180 लीटर में। जो ब्लड इफ्रेंट से वापस जा रहा है कि मैं अब पवित्र हो चुका हूं, उसे जाते समय पता लगता है कि भाई पवित्र तो तुम हो गए, अपने पापों के संग 99% पुण्य भी वहीं छोड़ आए हो, वापस जाओ, अपनी उन चीजों को वापस लाओ, अपने उन करेक्टर्स को वापस लाओ।
जो ब्लड कैपिलरी गई थी वो वापस आती है और पीसीटी डीसीटी हैनले लूप पे ऐसे करके चिपक जाती है, पकड़ लेती है उसको कि नहीं अभी बाहर निकलने मत जाओ, अगर तुम बाहर शरीर से निकल गए तो हमारा बहुत कुछ चला जाएगा, आपके अंदर हमारी कुछ चीजें जा रही हैं, वो हमें वापस कर दो। और उनमें से 99% चीजें वापस ले ली जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं वापस लेने वाले को? पहला प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था, अब कैपिलरी ने दोबारा से अपनी चीजें वापस ले ली, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही जवाब शगुन। रीएब्जॉर्प्शन करके 99% वापस ले लिया गया 180 लीटर में से, और 1% छोड़ दिया गया कि ये हमारे काम का नहीं है, इसे ले जाओ। वो 1% कितना बैठा? वो 1% लगभग 1.5 से 2 लीटर बैठा, वही यूरिन था। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, आयन, इनको जबरदस्ती बाहर खींचा जाता है। 3 नाम याद रखना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, आयन, ये बहते चले जा रहे हैं उस फिल्ट्रेट के साथ। रीअब्जॉर्प्शन इनका जबरदस्ती किया जाता है। जबरदस्ती बोले तो एनर्जी लगाई जाती है, जिसमें एनर्जी लगाई जाए उसे एक्टिव कहेंगे या पैसिव? पैसिव। एक्टिव एनर्जी लगाई गई, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहां हो रहा है, एक्टिव। जबकि पानी है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बेचारा पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है विदाउट एक्सपेंशन ऑफ एन एनर्जी। आगे चलते हैं। वो 1% बचे हुए पाप, बची हुई गंदगी, बचा हुआ फिल्ट्रेट चला जा रहा है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, हैनले लूप, असेंडिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट। वहां पर भी वो नलियां पहुंचती हैं, वो कैपिलरी पहुंचती हैं, वो रीनल ट्यूब्यूल के पास, और सोचती हैं कुछ और तो नहीं रह गया। रह गया है तो उसे सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कर लो। अब रीअब्जॉर्प्शन की बजाय सिलेक्ट किया जाता है कि 2-4 और चीजें मिल जाएं, और वो भी खींच लिया जाता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। जब सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है और जब ब्लड के अंदर ये चीजें खिंच के 99% वापस आ जाती हैं, तब ब्लड को एक मैसेज मिलता है, अरे ब्लड अपने अंदर तुम कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा भी लेके जा रहे हो। तुम्हारा किडनी में आने का फायदा क्या हुआ? अपने आप को प्योरीफाई करने का। आपने अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराया, पूर्ण रूप से पवित्र हुए, कुछ चीजें थी आपको वापस कर दी गई रीअब्जॉर्प्शन में, बची चीजें आप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में खींच रहे हो, सब ले जाओगे, थोड़ा भी गंदगी भी जा रही है, ये वापस करो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। तीसरा प्रोसेस सिक्रीशन। सिक्रीशन में कुछ बची हुई चीजें वापस उसके अंदर डाल दी जाती, जैसे H आयन है, जैसे K आयन है, जैसे NH3 है, नहीं तो अमोनिया तो महाजहरीला, ये अमोनिया वापस कर दी जाती है फिल्ट्रेट को, और ब्लड प्योर हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से जाता हुआ यूरेटर में पहुंच के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया जो मैंने आपको बताया? यस सर।
Yes, मेरे sir. बच्चों, इस प्रोसेस के दौरान दो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, यहां रख लेना। आपने तो पिज्जा बर्गर खाया था रे, आपने तो रोटियां चपाती दाल सब्जी कुरकुरे लेज के पैकेट खाए थे, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। आपने तो अमोनिया यूरिया खाया ही नहीं, कहां से आया? जो आपके अंदर खाना गया उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे एसिमिलेशन हुआ। आप भले ही एक चपाती खाएं या बर्गर खाएं या पिज्जा खाएं या तिकोना समोसा खाएं, देखने में इनकी शेप कुछ भी हो, असलियत में तो ये केमिकल सब्सटेंसेस है। They have to break down in smaller and smallest molecules, chemicals, यहां तक कि एटॉमिक फॉर्म तक में पहुंच जाते हैं। इनका तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इनमें जो ये केमिकल्स आए, सबसे पहले डीएमिनेशन हुआ। देखो, यूरिन बनाने के दौरान दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर पहला प्रोसेस है यूरिया की सिंथेसिस और दूसरा है यूरिन का फॉर्मेशन। हमें पहले यूरिया बनाना है, तो यूरिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, चाहे वो मैमल के अंदर ह्यूमन के अंदर हो, चाहे वो किसी भी जमीन पर रहने वाले प्राणी के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनके अंदर यूरिया बनना लिवर में होता है। किडनी से पहले किडनी के बड़े भाई ने मदद करी। किडनियां दो, दो बहनों का एक लौता भाई आपकी राइट साइड में 1.5-2 किलो का बैठा हुआ है। भाई का नाम है Liver. और बहनों का नाम है। Kidney. तो भाई का पहला कर्तव्य क्या बनता है? अपनी बहनों की रक्षा करे। भाई जानता है कि मेरी बहनों को किडनी जो है उनको ये टॉक्सिक सब्सटेंस साफ करने, वो जानता है कि इसके अंदर अगर ये अमोनिया चला गया, बन गया, तो मेरी बहनें डैमेज हो जाएंगी। भाई अपना कर्तव्य पूरा करता है। सबसे पहले वो अमोनिया अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने हिस्सों में बनाता है। लिवर अमोनिया, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। इसके बाद अमोनिया जब बन गया, ये बहुत जहरीला होता है। किडनी इंतजार कर रही है, भाई के पास से ब्लड आएगा और मैं साफ करूंगा। भैया अभी अमोनिया को नहीं जाने देना चाह रहा। भाई जानता है कि भयंकर जहरीला है, इसको मैं कम जहरीला और हार्मलेस बना दूंगा, और तब वो उसका यूरिया बनाता है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्योंकि अमोनिया इज टॉक्सिक एंड सो कन्वर्टेड इनटू harmless product, that is urea for transport to kidney. अब यूरिया बन गया, अब वो किडनी के पास भेज देता है कि बहन जी, आप लोगों के पास मैं यूरिया भेज रहा हूं, इसके अंदर ब्लड के अंदर, ये आप आसानी से साफ कर सकती हो। मेरी बहनों, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम परेशान नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास मैकेनिज्म थी, किडनियों के पास वो नहीं थी। वो मैकेनिज्म का नाम था ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल वो साइकिल है जिससे यूरिया बना करता है। यूरिया वाला ब्लड पहुंचा था किडनी के पास। उसके बाद का सारा प्रोसेस आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया था। क्या कंसेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? Yes, sir. अब यूरिया से जो यूरिन बनेगा, बड़ा आसान प्रोसेस था जो उसने बनाया किडनी ने। इस प्रोसेस को यूरोबायसिस कहते हैं।
किडनी के पास एक चमत्कारी गुण है। किडनी के पास रेगुलेशन की मैकेनिज्म है। किडनी जानती है कि हम जिस इंसान में रहते हैं उसका बीपी कहीं हाई तो नहीं। किडनी उस बीपी को कम भी कर सकती है, किडनी उस बीपी को ज्यादा भी कर सकती है। ये मैकेनिज्म किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की रेगुलेशन है। बात समझ में आ रही है आप? कैसे होती है? एक शब्द है GFR, द रेट एट विच किडनी प्रोड्यूस द फिल्ट्रेट, the rate at which kidney produce the filtrate is called GFR. ठीक है? That is the filtrate produced per minute. GFR कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और पर मिनट कितना बताया था मैंने आप लोगों के लिए? कितना ml पर मिनट? सर 125। बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं बेटी आप। आई लाइक इट, अप्रिशिएट कर रहा हूं। आज मैं बच्चों को बड़े अच्छे जवाब दे रहा हूं। किडनी के अंदर ये क्षमता होती है, किडनी इज एफिशिएंट, किडनी हैज द मेथड टू एफिशिएंटली रेगुलेट दिस GFR, इस GFR को मेंटेन करने की। और इस क्षमता का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है, इस टेक्निक का नाम है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। किडनी के पास है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या है ये स्पेशल मॉडिफिकेशंस है एफरेंट आर्टेरियोल की सेल के अंदर, स्पेशल मॉडिफिकेशन। और DCT के अंदर, एफरेंट आर्टेरियोल की सेल और जो DCT थी डिस्टल वाली, उसके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। एक अपैरेटस है, इसका नाम है JGA। ठीक है? अगर GFR 125 ml से कम आ रहा है, यानी किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही। अगर वो 125 ml से कम होकर वो 100 रह गया, वो 80 रह गया, तो किडनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही ना। मानते हो ना ये वाली बात? ये सेंस कर लिया उस DCT ने और एफरेंट आर्टेरियोल की सेल्स ने, उस JGA ने। वो तुरंत मैसेज भेजता है कंट्रोल रूम में कि भाई बड़ा कम आ रहा है, जो नलियां हैं उनको और थोड़ी चौड़ी कर दो ताकि ब्लड ज्यादा आए। वो चौड़ी करने के लिए काम करने बहुत जल्दी एक वॉलंटियर आता है। उस वॉलंटियर का नाम है रेनिन। क्या नाम है उस वॉलंटियर का? रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है। वो रेनिन वहां पे आता है और रेनिन कहता है और ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई। GFR बढ़ जाता है, लेकिन GFR 125 तक रहना चाहिए। अगर 200 ml आने लगा तो फिर रेनिन वहां और काम करेगा, वहां से जल्दी से भाग जाएगा कि नो स्टॉप,